कि कल बोर्ड में मार्क्स कम आ जाए। पहली बात यही है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, बाकी में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। आगे अब है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता क्या? बंदा गरीब है, वो हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं अच्छी जॉब कर लूं या मैं कुछ और कर लूं, मैं कहीं से कहीं ना कहीं से पैसे कमाऊं। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस पेन को तोड़ना है। हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन R90 प्लेटफॉर्म। एज यू ऑल नो दैट हमने यहाँ R90 पे अपने आगाज सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे हम आपको एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यू ऑल नो दैट माय नेम इज बिलाल अहमद शेख एंड आई हैव क्वालिफाइड IIT JAM इन केमिस्ट्री एंड आल्सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT श्रीनगर। सो इससे आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन शॉट GOC सेशन। इस सेशन में हम पिछले आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे, यानी पिछले एग्जाम्स के बेसिस पे, जो भी बोर्ड्स में पिछले सालों तक क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इकट्ठे करके आपको इसी सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आप ये जो सेशन है ये आपके बोर्ड ओरिएंटेड के लिए रहने वाला है। सो लास्ट तक बने रहिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करके चलेंगे। ठीक, सो आज का सेशन स्टार्ट होगा GOC पार्ट फर्स्ट, दैट IUPAC नोमेनक्लेचर से। सो IUPAC से पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या? होमोलॉगस सीरीज। सो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, या होमोलॉगस सीरीज से पहले हम पढ़ेंगे होमोलॉगस कंपाउंड्स क्या होते हैं। होमोलॉगस कंपाउंड्स जो होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ कंपाउंड्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला मींस आपको पता ही होगा, हमारे पास जो अल्केन होती है, अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2 से। जो भी कंपाउंड्स इस फॉर्मूला से हम, जिन भी कंपाउंड्स को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम बोलेंगे होमोलॉगस कंपाउंड्स। अब यह जैसे अल्कीन है हमारे पास CnH2n, हमारे पास क्या है, हमारे पास है लाइक फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दैट इज CnH2n+1 into OH। जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी CnH2n+1 into OH। इस OH की जल्दी आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डाल सकते हो, यानी C=OH, C=OR, RC=OR, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एनी का जो भी फंक्शनल ग्रुप आप OH की जगह डालोगे, सो वो आपको बनाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी कंपाउंड उससे मिलेंगे तो वो होंगे होमोलॉगस कंपाउंड्स। अब होमोलॉगस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? अब होमोलॉगस कंपाउंड्स में जब भी आप होमोलॉगस कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, यानी सेम जनरल फॉर्मूला से सारे होमोलॉगस कंपाउंड्स रिप्रेजेंट किए गए होंगे। अगर मेरे पास CH3OH है और CH2OH है और एक है दैट इज CH2OH। अब मेरे पास तीन कंपाउंड्स है A, B एंड C। अब मुझे बताना है क्या ये होमोलॉगस कंपाउंड्स है या नहीं। होमोलॉगस कंपाउंड्स को देखने से पहले मैं ये बताऊंगा, पहला जो मेरे पास तीनों कंपाउंड्स है, तीनों के तीनों सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए गए हैं, दैट इज CnH2n+1 into OH। यानी हर एक कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज OH। तीनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH लगा है। अब अगर आप देखोगे पहले दो में सिर्फ एक CH2 की डिफरेंस है, क्या है? एक CH2। दूसरे दो को B एंड C में देखोगे तो एक CH2 ग्रुप की डिफरेंस है, सो एक CH2 ग्रुप दैट इज 14 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास। सो होमोलॉगस कंपाउंड जो होते हैं ये सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंटिंग करते हैं। दूसरी बात, इट कैन बी दो होमोलॉगस कंपाउंड, या A और B को हम बोलेंगे दीज आर एडजेसेंट होमोलॉगस। ये जो A B के एडजेसेंट पे है, B A के एडजेसेंट पे है, तो हम उन्हीं से बोलेंगे ये एडजेसेंट, इट इज नोन एज एडजेसेंट होमोलॉगस कंपाउंड। ठीक, अब दो होमोलॉगस कंपाउंड या दो एडजेसेंट होमोलॉगस कंपाउंड, हमारे पास जो दो एडजेसेंट होमोलॉगस कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो डिफरेंस होती है दैट इज, इनमें डिफरेंस एक CH2 ग्रुप की होती है। ठीक, उसके बाद होमोलॉगस कंपाउंड्स मस्ट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप्स। जो हमारे पास होमोलॉगस कंपाउंड्स होंगे सारों के सारे होमोलॉगस कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। लाइक मेरे पास एग्जांपल है, अगर मैं आपको बोलूं CH3 CH2 C=OH है, दूसरा है CH3 CH2 C=OR है। क्या ये होमोलॉगस कंपाउंड है? नहीं है। क्यों? पहले आप देखो, इसमें
इस कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के बगैर अगर आप देखोगे दो दो कार्बन दोनों में प्रेजेंट है, बट इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप लगा है। इसमें कौन सा ग्रुप, एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसमें कौन सा है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगा है। सो ये दो फंक्शनल ग्रुप जब इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो ये होमोलॉगस नहीं है। अगर इसमें भी क्या होगा, अगर मेरे पास कंपाउंड ये है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है, और मेरे पास दूसरा CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2 है, यानी इन दोनों में अगर पहले आप देखो कि इन दोनों में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर आप कार्बन की बात करेंगे, इन दोनों में सिर्फ एक कार्बन की डिफरेंस है और सेम जनरल फार्मूला से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, तो दीज टू कंपाउंड्स आर होमोलॉगस कंपाउंड्स। ये था हमारा होमोलॉगस कंपाउंड्स। बस इन नटशेल हम ये बोलेंगे होमोलॉगस कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। फिर इनकी प्रॉपर्टीज है, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी अगर इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगी तो इनकी क्या होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, तो इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और दूसरी बात मैंने बोला इनमें के कार्बन CH2 ग्रुप की डिफरेंस होगी दैट इज 14 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये पॉइंट्स आप अगर एग्जाम में लिख के आ जाओ तो आपका एक मार्क्स भी कोई काटने वाला नहीं है, बस इतना ही लिखना है होमोलॉगस कंपाउंड्स के लिए। और ये था अभी तक होमोलॉगस कंपाउंड। अब सीरीज ऑफ कंपाउंड जो होते हैं या सेट ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास, मैंने लिखे 1 2 अभी 3 4 और कंपाउंड लिखूंगा, तो इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। आया समझ? अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज के बाद, होमोलॉगस कंपाउंड्स के बाद हमारा दूसरा अहम टॉपिक है या सब टॉपिक है दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको पता ही है, देखो आपने अभी तक ये देखा होगा कि हमारे पास जो भी साइंटिस्ट वर्ल्ड में इस केमिकल्स पे या किसी चीज पे रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो अभी तक कुछ टाइम तक जो भी साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइडली काम करते थे, कोई कंपाउंड बनाता था, कोई किसी कंपाउंड को नाम देता था, वो नाम किस तरीके से देता, वो या उसके सोर्स से, यानी फॉर्मिक एसिड को हम आर्ट एसिड भी बोलते हैं, या उन्होंने उसके सोर्स से उसका नाम रखा है। और दूसरे कुछ साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो अपने नाम से, यानी जिसने डिस्कवर किया वो उसी अपना ही नाम या अपने नाम से उस कंपाउंड का नाम दे देता। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वाइड ये कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है बट नाम अलग अलग है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने बनाया IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रूल्स दिए, बोला कि वर्ल्ड वाइड जो भी नाम देगा वो इन रूल्स के हिसाब से आप किसी कंपाउंड को नाम दोगे। इन्हीं रूल्स जो IUPAC ने दिए, बोला कि इन रूल्स के हिसाब से जो भी किसी कंपाउंड को नाम देगा दैट विल बी द वही नाम माना जाएगा। अब इन रूल्स में क्या बोला उन्होंने बोला हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला कि हमारे पास जब भी हम किसी कंपाउंड को नाम देते हैं तो किसी भी कंपाउंड को नाम देने के साथ हम उस कंपाउंड को उसका नाम हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोला उन्होंने हमारे पास होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए आपको ये 3 चीजें देखनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद उसके बाद है ये प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है एंड सफिक्स। उन्होंने बोला किसी भी कंपाउंड को नाम देने से पहले आपको इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो एक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप किसी कंपाउंड को नाम दोगे। अब उन्होंने बोला कि प्रीफिक्स को हम फिर से डिवाइड करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, प्राइमरी प्रीफिक्स में, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में या प्राइमरी सफिक्स में, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में। उन्होंने ये बात बोली कि जब भी आप किसी कंपाउंड को नाम देते हो तो आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है। पहले आप उस कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स देखोगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स सफिक्स होता क्या है, इनकी बात हम करेंगे। अब प्राइमरी प्रीफिक्स या हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की जब हम बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिसको देख के हमें नाम देना है, ये होता क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स और साइड चेन। यानी जब भी आपके पास
मेरे पास क्या है, मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन लगा है। क्या लगा है? उन्होंने ये बात भी बोली कि ये रूल है आईयूपैक का कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को नाम दोगे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चेन होगी? जिसमें एफ होगा यानी फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें एम होगा यानी मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और जिसमें सबस्टिट्यूएंट्स होंगे। सबस्टिट्यूएंट्स में हमारे पास आ सकते हैं क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, OH होगा, NO2 होगा, CH3 होगा। तो इनके लिए अलग से नाम उन्होंने बोले कि अगर क्लोरीन होगा तो आप नाम यूज करो क्लोरो, जो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे दैट विल बी क्लोरो। अगर BR होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, जो हम सुफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी आयोडो। OH होगा तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, NO2 होगा तो नाइट्रो यूज करेंगे, और CH3 होगा तो मिथाइल यूज करेंगे। अब CH3 के बदले CH, तो जितने भी कार्बन होंगे हम बोल देंगे 2 कार्बन हो गए थे मिथाइल, 3 कार्बन हो गए थे प्रोपाइल, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, पहले बात मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की मैंने लॉन्गेस्ट चेन, और वो चेन जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी चेन इस तरीके से है, क्या है, कोई चेन किस तरीके से है, मेरे पास इस तरीके से कोई चेन है, और यहाँ पे इसको क्या लगा है, यहाँ पे फिर से इसमें एक साइड चेन लगी है। अब मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है, मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अगर इस वाली चेन में कोई भी सबस्टिट्यूएंट नहीं लगा, इस वाली चेन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। अब मुझे, अगर आप देखोगे इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट भी इनमें से नहीं लगा है, बट इसमें ये साइड चेन लगी है 4 कार्बन की। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से इसमें नंबरिंग करनी है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं, और जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है मुझे वही चेन सेलेक्ट करनी है। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा आ जाए। मैं अब ये वाली चेन सेलेक्ट करूंगा, इसमें मैं नंबरिंग करूंगा, और ये जो बनेगा मुझे, ये दैट विल बी द साइड चेन। ठीक, अब मुझे नंबरिंग किस तरीके से करनी है, नंबरिंग मुझे इस तरीके से एक चेन में करनी है कि FMS यानी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सबस्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट नंबर, यानी लोवेस्ट नंबर मीन कि इनको नंबरिंग, इनमें से इनको नंबरिंग बहुत कम नंबरिंग पहले आए, यानी मेरे पास 2 चांसेस है। एक, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग मेरे पास है, एक चॉइस मेरे पास है। अब दूसरा है मेरे पास, दूसरा कौन सी चॉइस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 5 6, यानी मैंने अगर 1 2 3 4 इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में गया, मैंने इस तरीके से नंबरिंग की, या राइट टू लेफ्ट जाने पे जाए जो मैंने नंबरिंग की, इस अगर राइट टू लेफ्ट जाने पे मुझे 3rd पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। बस रूल ये है कि आपको नंबरिंग किस तरीके से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग आए, सो लीस्ट नंबरिंग आए, या इनमें से लोएस्ट लोकेंट रूल भी हम जिसे कहते हैं। जैसे ही मैं यहां से जाता हूं मुझे 3rd पोजीशन पे क्लोरीन मिल रहा है, जैसे ही मैं राइट से लेफ्ट आता हूं तो मुझे 4th पोजीशन पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। अब जो हमारी नंबरिंग होगी वो होगी लेफ्ट टू राइट जाने वाली नंबरिंग जो होगी दैट विल बी सिलेक्टेड, और क्योंकि क्लोरीन 3rd पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, अब अगर मुझे इसको नाम देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस क्लोरीन के बदले लिखूंगा क्लोरो, क्या यूज करूंगा, क्लोरो यूज करूंगा। अब मैंने आपको ये कुछ चीजें आप यहाँ तक याद रखो, जब हम आगे जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स पे तब आपको बाकी चीजें भी मैं समझा दूंगा। हमारे पास अब है क्या है, हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है अब, अभी तक था प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब हमारे पास है, अब है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बन की, यानी इट इज यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। लाइक मेरे पास अगर ये है, इसके लिए मैं नाम यूज करूंगा साइक्लो। अगर मेरे पास इस तरीके की कोई चेन है, यानी दो रिंग्स के बिटवीन, 2 रिंग्स के बिटवीन या 2 रिंग्स के साइक्लिक कंपाउंड्स के बिटवीन 2 एटम्स कॉमन है, 2 कार्बन एटम्स कॉमन है बिटवीन द 2 साइक्लिक रिंग्स, इसे हम नाम देते हैं बाइसाइक्लो। क्या देते हैं, और एक मेरे पास अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड्स के बिटवीन एक कार्बन एटम कॉमन है तो इसे हम यूज क्या कहते हैं, स्पाइरो। क्या कहते हैं, अगर आपके कंपाउंड में साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो प्रेजेंट है तब हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। आया समझ। इसी के साथ हमारे पास क्या है, इसी के साथ हमारे पास है दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन
एटम्स में कार्बन चेन। एक कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। लाइक मेरी कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है, अगर एक कार्बन है लाइक CH3, तो मैं यूज करूंगा मिथ। क्या यूज करूंगा, बस। अगर मेरे एक कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो है 2 कार्बन है तो मैं यूज करूंगा क्या, इथ। अगर 3 कार्बन एटम्स है तो मैं यूज करूंगा प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम्स है तो मैं यूज करूंगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम्स है तो मैं यूज करूंगा पेंट। अगर 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्स। इसी तरीके से अगर 7 कार्बन एटम्स है तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन एटम्स है तो नॉन। अगर 10 कार्बन एटम्स है तो डेक। उसके बाद अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, उसके बाद ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, उसके बाद नॉन डेक, उसके बाद आईकॉस। अगर 20 है तो आईकॉस। उसके बाद जब आप आगे जाओगे जी एडवांस में कभी कभी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं 30-40 कार्बन अगर दिए गए होंगे, अदरवाइज आपके बोर्ड्स में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मूला, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा तो देखोगे वर्ड रूट। उसके बाद वर्ड रूट में आप नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था कि मेरे पास इस पोजीशन पे क्लोरीन है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब मैंने पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन के बाद मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन के बाद सेलेक्ट करने के बाद मैंने नंबरिंग की। नंबरिंग के बाद अब मुझे इसको नाम देना है। अभी तक मैं पहले देखूंगा क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, सॉरी इसमें क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मींस क्या इसमें सबस्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट है, हाँ है। कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए हम क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज क्लोरो। मैं इसको नाम दूंगा 2 क्लोरो। 2 क्या मतलब, जब भी हम किसी भी सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को नाम देते हैं हम उसको उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। ये थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 3 क्लोरो। क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 3 क्लोरो, 5 है तो 5 क्लोरो, इस तरीके से 3 क्लोरो। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, लिखा 3 क्लोरो। उसके बाद क्या प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है इसमें कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स मींस हमारे पास साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो होना चाहिए, वो इसमें कोई भी नहीं है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आप जाओ डायरेक्ट वर्ड रूट पे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो आएगा हेक्स। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड रूट के बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास हम देखते हैं इसके बाद प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स मींस प्राइमरी सुफिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या अगर कार्बन कार्बन सिंगल चेन है तो एन यूज करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। और तीनों के साथ हम उसकी पोजीशन लिखते हैं, यानी किस पोजीशन पे इन है, किस पोजीशन पे याइन है। आया समझ। अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन जो है पूरी सिंगल बॉन्डेड है तो मैं ये बताऊंगा, इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे एन, तो जिस कंपाउंड का नाम आएगा दैट विल बी 3 क्लोरोहेक्सेन। अब मैं आपको हम बात करेंगे प्राइमरी सुफिक्स की। प्राइमरी सुफिक्स जो होता है इट इज यूज्ड फॉर द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर जो सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एन। जो हम प्राइमरी सुफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे एन। ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे। आया यहां तक समझ। उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स जो होता है, सेकेंडरी सुफिक्स जो होता है ये यूज किया जाता है फॉर द नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। आपकी चेन में कितने अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम यूज करें, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो हम ये सेकेंडरी सुफिक्स को यूज नहीं करेंगे। लाइक मेरे पास अगर क्या है OH है तो हम जो यूज करते हैं वो करते हैं ऑल। क्या करते हैं, सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स यूज करते हैं ऑल। अगर यही OH सबस्टिट्यूएंट था तो हम क्या यूज करते थे, हाइड्रोक्सी। यही हमारे पास अगर C डबल बॉन्ड O R इससे जुड़ा है यहां से R तो हम यूज करेंगे क्या करेंगे, ये आपने पढ़ा होगा, इन सारे फंक्शन ग्रुप्स को आपको पढ़ा होगा। बट मैं इन्हें रिवाइज करता हूं कि किस तरीके से आपको इन्हें यूज करना है नेमिंग में, किस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड को नाम देना है। अब हमारे पास अगर R C डबल बॉन्ड OH है तो क्या देंगे, अल यूज करेंगे। क्या करेंगे, ALL। अगर हमारे पास R C डबल बॉन्ड OH है तो हम यूज क्या करते हैं, ऑइक एसिड करते हैं। क्या करते हैं, ऑइक एसिड। या हम डिपेंडिंग कहां से हम नंबरिंग करेंगे, हम इसे और एक नाम भी देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा सी डबल बॉन्ड OH। अब मुझे क्या करना है, पहले देखो इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को देखने के बाद जैसे ही आपने इस कंपाउंड को देखा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के से पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन। आपने देखा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, जहां पे सी डबल बॉन्ड OH लगा है, तो ये एक्ट करेगा फंक्शनल ग्रुप, क्या करेगा, न कि सबस्टिट्यूएंट, ये एक्ट करेगा फंक्शनल ग्रुप। अब आपको मैंने पहले ही बोला, आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि FMS में से उन्हें पहले स्लोएस्ट नंबरिंग मिल जाए, यानी मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 की ना मैंने ऐसी नंबरिंग। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले ही ऑर्डर जो मैंने आपको बोला था, आपको पहला ऑर्डर याद रखना है, दैट इज हम पहले देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को नाम। पहले हम देखेंगे इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, क्या इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी क्या इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट लगा है या साइड चेन लगी है, नहीं लगे हैं तो आगे जाओ। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मींस क्या इस चेन में कहीं पे भी साइकिल और बाइसाइकिल लगा है, नहीं लगा है तो आगे जाओ। उसके बाद वर्ड रूट। अब वर्ड रूट यूज करना है, क्या वर्ड रूट इसमें प्रेजेंट है, हाँ है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वर्ड रूट हम किस पे डिपेंड है, कार्बन पे, कितने कार्बन है 6, तो हम यूज करेंगे हेक्स, बस। उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स मींस कार्बन कार्बन चेन का नेचर कैसा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स मींस इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। अब मुझे देखना है कि मैंने कार्बन सी डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की है, तो मैं दूंगा नाम इसको हेक्सेन नोइक एसिड भी आप इसे बोलोगे, हाँ इसी कंपाउंड को हेक्सेन 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक। अगर देखो और एक बात यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर आपने क्या किया, जो ये कार्बन है, अगर आपने इस कार्बन को नंबरिंग नहीं दी, आपने यहां इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की, वो भी ये नंबरिंग भी सही है, ये नंबरिंग भी सही है, वो भी सही है, तो इस कार्बन जो हमारे पास एसिडिक ग्रुप लगा है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, यानी अब मैं ये बोलूंगा इसका नाम आएगा हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या हम इनको इंक्लूड करते हैं, उनके कार्बन को इंक्लूड करते हैं चेन में या नहीं करते, उस बेसिस पे भी उनके डिफरेंट नाम्स आते हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा। बस यहाँ पे आप ये ध्यान दो किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं। लाइक अब मेरे पास है CH3 CH2Br, मुझे बोलो जब भी आपको नंबरिंग करने किस तरीके से करोगे, 1 2 3 4, उसके बाद डायरेक्ट इसमें कोई एक सबस्टिट्यूएंट लगा है, दैट इज 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमी लगा है 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 कार्बन लगे हैं, दैट इज प्रोपेन। आया समझ, ये था हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड को नंबरिंग देनी है। बस याद ये रखना है कि हमारे पास जब भी हम किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, जब भी हम किसी कंपाउंड को नंबरिंग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहला काम क्या हम करते हैं, हम पहला काम ये करते हैं कि हम पहली लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर चेन फ्रॉम एंड टू नियरेस्ट, एक टर्मिनल से, यानी मुझे अगर इस कंपाउंड को नाम देना है, मैं एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक नंबरिंग करूंगा, न कि मैं बीच में रुक जाऊंगा, न कि अगर मेरे पास यहाँ पे और एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे और एक ग्रुप लगा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि 1 2 3 4 यहाँ से आएगा और यहाँ पे खत्म, न कि आप यहाँ से भी नंबरिंग करोगे, यहाँ से भी नंबरिंग करोगे, आधे छूट जाएंगे, पहले यहाँ जाओगे, फिर वैसा नहीं करना है, एक टर्मिनल से स्टार्ट दूसरे टर्मिनल तक एंड करना है, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ द सबस्टिट्यूएंट पोजीशन, हर एक सबस्टिट्यूएंट या हर एक मल्टीपल बॉन्ड को हम किससे, उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स, सबको को मिला के आपको जो सब सारी चीज मिला के जब आप नाम देते हो, तो वही नाम बनता है एक आईयूपैक नेम एक उस कंपाउंड का। जैसे मेरे पास CH3 CH2 CH3 CH3, लाइक इसे कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 CH3, इजी वाला कंपाउंड है। लाइक हमारे पास इसमें क्या है, कोई देखो, पहले जो मैंने ऑर्डर बोला था वही ऑर्डर याद रखो, पहले देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है इसमें, अब उसके बाद वर्ड रूट, हाँ 4 कार्बन है, दैट इज प्रो, उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स है क्या, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ
सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या होगा एन। सेकंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकंडरी सफिक्स यूज नहीं होगा। यह था हमारा कौन सा, यहां तक आयुपैक किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं। अब आ जाओ, मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3 CH2 CH3। जब भी मैं इस कंपाउंड को नाम दूं तो क्या आएगा, 3 कार्बन है, कुछ नहीं लगाया तो दैट इज प्रोप, वो सिंगल बॉन्डेड है तो एन, प्रोपेन। अब मेरे पास है CH3 CH2 CH2 OH। मुझे बोलो कहां से मैं नंबरिंग करूं, पहले मैं यहां जाऊंगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो CH3 CH2 CH3 आएगा, यानी 3 कार्बन पे क्या इस प्राइमरी, इस कंपाउंड में क्या प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, नहीं है। क्या इस कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, नहीं है। कोई साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। इस कंपाउंड में जब हम देखते हैं वर्ड रूट पहले आएगा, दैट इज एच प्रोप, दैट इज प्रोप। उसके बाद सेकंड सॉरी प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, उसके बाद प्रोप एन और OH लगा है, यानी OH जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं ऑल। इसके बदले हम ये सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, इस जब भी OH लगा होगा तो इसके बदले हम क्या यूज करते हैं ऑल, दैट इज ये आएगा प्रोपेनॉल, या आप इसे ये भी बता सकते हो 1 प्रोपेनॉल। ये नाम भी आ सकता है, प्रोपेन 1 ऑल भी आ सकता है, प्रोपेनॉल भी आप बोल सकते हो। ठीक, अब मेरे पास है दूसरा ग्रुप CH3 CH, इसके साइड से CH3 लगा है CH3, यानी आपको ये बता रहा है कि हमारे पास कंपाउंड क्या है, CH3 है, CH है, CH3 है, यहां से और एक CH लगा है। ठीक, यानी आप कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, जहां से भी, अगर आप यहां से भी नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 1 2 3, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। उसके बाद आपको देख रहे हो ना कोई यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना कोई यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक सबस्टिट्यूएंट CH3 लगा है। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले कंपाउंड में क्या करोगे, आपको पहले ही पता है, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग के बाद आपको पता है कि 2 पोजीशन पे CH3 लगा है। CH3 के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल, क्या करते हैं यूज, जब भी आपका कोई भी CH3 वाला कोई भी ग्रुप लगा होगा ना, उस वक्त हम उसको एज ए साइड चेन में YL यूज करते हैं। क्या करते हैं यूज, अगर कोई भी सबस्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड से लगा है तो YL यूज करोगे, अगर डबल बॉन्ड से लगा है यानी डबल बॉन्ड से तो इनाइल यूज करते हैं, ENYL, या एलाइडीन यूज करते हैं, सॉरी इसमें हम वाइलीन यूज करते हैं या एलाइडीन यूज करते हैं। आया समझ, आया समझ। इस तरीके से हम इसे जब हम देखते हैं तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन मिथाइल है, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी जब मैं इस कंपाउंड को नाम दूं, पहले मैं नंबरिंग करूंगा यहां से 1 2 3 4। नंबरिंग के बाद मैंने पहले ही बोला नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां पे FMS यानी फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सबस्टिट्यूएंट पहले नंबरिंग पे आ जाए, यानी लोवेस्ट नंबरिंग पे वो आ जाए। उसके बाद जैसे हम नंबरिंग करते हैं तो मेरे पास क्या है, कोई क्या, अब आप ही बोलो, क्या इस कंपाउंड में कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, नहीं है। क्या इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, नहीं है। क्या इसमें वर्ड रूट प्रेजेंट है, हाँ। कितने कार्बन है, 4 है, दैट इज ब्यूट। उसके बाद देखो प्राइमरी सफिक्स प्रेजेंट है, हाँ। किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे ईन लगा है, दैट इज ब्यूट 1 ईन। आप इसे बताओगे ब्यूट 1 ईन, या आप इसे 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो, या 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो। दोनों नेम सेम है, दोनों नेम इसके करेक्ट नेम्स है। आया समझ। चलो अब आगे, अब है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, या इन प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट्स। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है, अब मैं आपको बोलूंगा यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप बोलोगे सर कैसे, यहां पे ये खाली इसमें जब तक ना इस कंपाउंड के साथ कोई ग्रुप लगा हो, और जब तक ना इस कंपाउंड के साथ कोई भी यहां पे क्या होगा, कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट हो, तब तक इस कंपाउंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होगी, यानी टुवर्ड्स द ग्रुप अवे फ्रॉम द ग्रुप कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, जब तक न क्या हो, जब तक न इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे या इसे इलेक्ट्रॉन्स दे, या कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो।
हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ईदर अटैकिंग एजेंट और इन प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप आर सबस्टिट्यूएंट। उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं, किसे हम इसे डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम डिवाइड करते हैं किसमें, दो इफेक्ट्स में। एक आता है टेम्परेरी इफेक्ट, दूसरा आता है परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट मींस कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही मैं जिस चीज की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, जैसे ही मैं उस चीज को हटा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ रहे, उसे बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मींस एक बार इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए बस, फिर कितना भी कुछ भी मैं क्यों ना करूं, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगी। एग्जाम्पल जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? जो होती है ये टेम्परेरी, इसमें क्या हो, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। एंड टेम्परेरी इफेक्ट इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये हमेशा अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। और परमानेंट इफेक्ट जो होता है, परमानेंट इफेक्ट जो होता है, जो परमानेंट इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, ये ऐसा इफेक्ट है, एक बार इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए सबस्ट्रेट से ग्रुप में या ग्रुप से सबस्ट्रेट में, फिर अगर आप उस ग्रुप को हटाओगे भी, ये इलेक्ट्रॉन्स वही के वही रहेंगे, उसे हम कहते हैं परमानेंट। ये परमानेंटली डिस्प्लेस होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें हम पढ़ते हैं रेजोनेंस, इसमें हम पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन, इसमें हम पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम पहले पढ़ते हैं कौन सा इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पहली बात जो आपको यहां पे याद रखना है, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। किसमें? एक कार्बन चेन। पहली बात, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, ये इसे बाकी इफेक्ट से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे लाइक CH3 CH2 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 Br। मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3 CH2 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 Br है। ये एक कंपाउंड है मेरे पास। अब मुझे ये बोलना है क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा यार? पहली बात, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। पहली बात यही है, ये ध्यान में रखना, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, बाकी में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा याद रखना, यहां पे क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगी? कार्बन चेन में। किसमें? कार्बन चेन में। यानी अगर मैं यहां पे भी बोलूं HBr लगा है, मैं बोलूंगा यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन चेन मस्ट है फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, कार्बन चेन मस्ट है किसी लिए, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने के लिए। अब ये Br क्या है? Br ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इसकी टेंडेंसी क्या है, टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की खींचने की टेंडेंसी है इसमें। अब ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींचेगा। जैसे ये खुद की ओर खींचेगा, इस पे डेल नेगेटिव, मैं इसे थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करूंगा, डेल नेगेटिव से इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है। अब उससे कम इफेक्ट इस पे पड़ेगा, यानी डेल डेल पॉजिटिव, उससे कम इफेक्ट इस पे पड़ेगा। यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा किस वाले पे? सबसे ज्यादा इफेक्ट किस वाले पे पड़ेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इस ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच है, उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड पे। अब होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलोंग ए कार्बन चेन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मींस जब ऐसा ग्रुप लगा होगा, या वो इलेक्ट्रॉन उस सबस्ट्रेट को, इसे मैं कहूंगा ये सबस्ट्रेट, क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा ग्रुप, क्या कहूंगा। जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा एक कार्बन चेन के साथ, या वो उस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे या उस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ले, उसे मैं बोलूंगा वो उसमें क्या करता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें पोलरिटी क्रिएट होती है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी, पोलरिटी क्रिएट होगी। जैसे ही वो पोलरिटी क्रिएट होगी, तब मैं बोल सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें प्रेजेंट है या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे Br इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे भी डेल पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है किस पे, जो डायरेक्टली अटैच होगा उससे ज्यादा, उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगी, और जो उस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन लगा होगा उस पर थोड़ी कम, उस पर वो तीसरे वाले में थोड़ी कम। और ये इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी ये इफेक्ट सिर्फ लागू होता है तीसरे कार्बन तक, यानी अप टू द थर्ड। दिस इफेक्ट ओनली ऑकर्स अप टू द थर्ड कार्बन के बाद जो भी कार्बन आएगा उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये थर्ड कार्बन तक ही इसका इफेक्ट जो रहता है वो सिर्फ थर्ड कार्बन तक ही रहता है। सो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे तीन कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी एक कार्बन दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा तीसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो इसे मैं बोलूंगा ट्रांसमिशन इफेक्ट। और जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा ब्रोमीन के साथ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी चेन में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, बट जो मिडिल वाले कार्बन है जिनमें डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग नहीं लगा है, उनमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट भी। क्या कहते हैं? जो डायरेक्टली अटैच ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जो लगा होगा, उसे हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है या ले रहा है, इसे बोलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। आया समझ? अब होगा क्या, और मैंने आपको बोला ये सिर्फ तीन कार्बन तक ही वैलिड है। अब होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन, इसे मेरे पास आर है और मेरे पास लगा है आर के साथ कोई जी, ये जी इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, on the basis of that, on the basis of direction of displacement, on the basis of direction of displacement of electrons, क्या ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस towards the substrate हो रहे हैं या away from the substrate हो रहे हैं? On the basis of that हम इसे किस में डिवाइड करते हैं, प्लस ई में और माइनस ई में, यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मींस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs towards the substrate, यानी जब ऐसा ग्रुप लगा होगा जिसपे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, जिसमें ऐसा ग्रुप अगर लगा होगा एक कंपाउंड के साथ, लाइक CH3 CH2OH, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा एक कंपाउंड के साथ जो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, तो उसे बोलेंगे ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ये OH इसके पास लोन पेयर है, ये इस कार्बन चैन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे खुद पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी। क्या आएगी? इस पे और थोड़ी कम नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे और ग्रुप होगा तो इस पे और थोड़ी कम नेगेटिव चार्ज आएगी, यानी इसे इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मींस व्हेन द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट occurs towards the substrate or away from the group, and when the electron displacement occurs away from the substrate and towards the group, like मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है टुवर्ड्स द ग्रुप। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इन इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींच रहा है, यानी टुवर्ड्स द ग्रुप इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं, और या अवे फ्रॉम द सबस्ट्रेट मूव हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई एंड माइनस आई, इसे हम बोलेंगे माइनस आई। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा लगा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को देगा, यानी OH लगा है, NH2 लगा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसे, सबस्ट्रेट को, तो हम बोलेंगे प्लस आई शो करेगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन NH2 माइनस, ऐसा कोई ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OH RC डबल बॉन्ड OR, या मेरे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OR है, RC डबल बॉन्ड OH है, ये क्या करेंगे, ये रेजोनेंस के थ्रू इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, यानी ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। आया समझ? उसके बाद हमारे पास क्या है, अब मुझे बतानी है, एक्सप्लेन दैट ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़ते किस लिए है। पहली बात ये, हम ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते किस लिए है। पहली बात ये हमें एक्सप्लेन करता है एसिडिटी ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं, और एसिडिटी और बेसिसिटी को भी एक्सप्लेन करता है। एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एक कंपाउंड का एसिडिटी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी और बेसिसिटी कॉन्सेप्ट हम इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा ही होगा, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से टच करता हूँ कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, यानी मेरे पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे एक कंपाउंड में, उतना उस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतने उस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी कम होगी। ठीक। दूसरी बात मेरे पास ये है कि हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि मेरे पास अगर क्या है, मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, दूसरा है CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड OH है, यहां से Cl लगा है, और तीसरा क्या है CH3 CH Cl Cl C डबल बॉन्ड OH लगा है। मुझे बोलो इन तीन कंपाउंड्स में अगर मुझे ये बताना होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिटी या सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर मुझे चेक करनी होगी, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं ये बताऊंगा जिस कंपाउंड में ज्यादा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। देखो यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, ये OH क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन देता है ये इससे नेगेटिव चार्ज में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पे लेगा। और हमने ये जाना है, हमने ये पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होती है, ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होती है, स्टेबल। अब उस जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक कंपाउंड में अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो उस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल बनाएगी। क्या बनाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। यानी मैंने ये बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और C डबल बॉन्ड O में अपने ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, अब यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। अब इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, ना डोनेटिंग लगा है ना विड्रॉइंग, बट यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हैं। मैंने बोला इस नेगेटिव चार्ज को, यानी यहाँ पे क्या है, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे स्टेबल करने के लिए हमारे पास एक क्लोरीन लगा है। क्या लगा है, इसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए दो क्लोरीन लगे हैं, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होंगे वो इसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। यानी दो क्लोरीन वाला ग्रुप जिसमें दो क्लोरीन लगे ये इस नेगेटिव चार्ज को और स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं सो ज्यादा स्टेबल करेंगे। सो मैं ये बताऊंगा अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी होगी ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड, सो मैं ये बोलूंगा C में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद B में, उसके बाद A में। आया समझ, बस अगर मैं एसिडिटी बोलूं सबसे ज्यादा एसिडिटी C में होगी, उसके बाद B में, उसके बाद A में। आया समझ। अब मेरे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। अब मुझे क्या बताना है, मेरे पास एक कंपाउंड ये है CH3 प्लस है, दूसरा है CH3 CH2 प्लस है, तीसरा क्या है CH3 CH2 CH2 प्लस है। अब मुझे क्या बताना है कि मुझे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बतानी है। और है CH3 नेगेटिव चार्ज है, दूसरा है CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज है, और CH3 CH2 CH3 नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे इन तीनों में बताना है, इसमें मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, इसमें मुझे कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बोकैटायन मींस कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, जिस भी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगी उसमें हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे कार्बो एनायन। अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बतानी होगी तो मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या चाहेगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, ये हमेशा चाहेगा कि मुझे कोई, जैसे कोई अगर कोई बंदा गरीब है वो हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं अच्छी जॉब कर लूं या मैं कुछ और कर लूं, मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमाऊं जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। कार्बन पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मींस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये हमेशा चाहेगा कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे। अब इस वाले कार्बन में ये है, ये B है, ये C है, इसमें इस CH3 प्लस में कोई इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? हाँ सॉरी, CH3 प्लस में इसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। CH3 CH2 प्लस में इस CH2 के साथ CH3 लगा है जो इसे प्लस आई के इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, अब CH2 के साथ दो CH3 ग्रुप्स लगे। यहाँ हम इंडक्टिव की बात करेंगे तो मैं अभी यही एक्सप्लेन करूंगा, ना कि हाइपर कंजुगेशन बाकी चीजें। अब CH2 प्लस पे दो ग्रुप्स लगे हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी ये सबसे ज्यादा C सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद B, उसके बाद E, क्योंकि इसे दो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देंगे इसकी पॉजिटिव चार्ज जो होगी वो कम होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम देखेंगे कार्बो एनायन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज में इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 3 बॉन्ड्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी 8 ये स्टेबल है। अब जो कोई स्टेबल बंदा होगा अगर उसे कोई वहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, कोई बंदा है जिसके पास करोड़ों रुपए है। अब होता क्या है, जैसे ही वो बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए है, अगर उसने खेलते खेलते कहीं पे लॉटरी
देख लिया, और उसने क्या लॉटरी जीती कोई और करोड़ रुपए के। अब वो क्या करेगा कि वो अपनी जगह थोड़ा सा अगर ज्यादा होंगे तो वो थोड़े अनस्टेबल हो जाएगा, भाई मैं अब इन पैसों का करूंगा क्या। वही यहाँ पे भी है, इस कार्बन के पास CH3 के पास नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल है। अब इसी नेगेटिव चार्ज के साथ और एक ग्रुप लगा जो इसे फिर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी एक्सेस है, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं आपके इलेक्ट्रॉन से क्या करूं जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ से इसके पास एक ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक ही ग्रुप दे रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास CH2 माइनस है, उसके लिए उसके साथ दो ग्रुप लगे, दोनों इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे। ये बोल रहे भाई मुझे ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करूं, मैं कैसे स्टेबल इसे करूं जिसकी वजह से ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। यानी अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी तो मैं ये बोलूंगा CH3 माइनस, इसमें A सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद B, उसके बाद C इन केस ऑफ कार्बन एनायन। आया समझ आपको? सो अगर आपको समझ आया तो हम आगे जाएंगे, दैट इज अब है रेजोनेंस। उसके बाद क्या है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस मींस, यहां पे आपने डेफिनेशन एक देखी होगी, दैट इज इट इन्वॉल्व्स द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं किसमें, जब एडजेसेंट पाई एडजेसेंट पाई एडजेसेंट लोन पेयर, पाई एडजेसेंट नेगेटिव चार्ज, पाई एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। ये कंजुगेशन कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक, अब होता क्या है, देखो मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से ये सिखाऊं। मेरे पास एक कंपाउंड है, ये इसे हम कहते हैं बेंजीन। अब मैं इस बेंजीन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इस बेंजीन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसी में यहाँ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब इस कंपाउंड को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी ये बॉन्ड यहां जाएगा, फिर से वही इस तरीके का कोई कंपाउंड बनाएगा। और सारे कंपाउंड्स को मैं इस तरीके से लिखूं कि जहां जहां से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, उनको मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं इन डॉट डॉट से, यानी इन इस जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, मूव किया है। अब मैंने क्या किया, देखो रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस मींस द डिलोकलाइजेशन, यानी अगर यहाँ पे पाई एडजेसेंट पाई, यानी पाई एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड में पाई प्रेजेंट है, इसे हम होता है एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन पे अगर पाई बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, सारे क्या करते हैं, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने कंजुगेशन में इस डबल बॉन्ड को यहाँ रोटेट किया, अब मैंने क्या किया, रोटेट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कंटिन्यूसली मैंने इस पाई बॉन्ड को रोटेट किया। क्या किया, जैसे ही मैंने रोटेट किया इस पाई बॉन्ड को, जो इन ये स्ट्रक्चर्स मुझे मिली, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो भी स्ट्रक्चर्स मुझे मिली बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मुझे स्ट्रक्चर्स मिली, अब मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि हमारे पास जो भी ये 4-5 स्ट्रक्चर्स मिली, ये हर एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक, जो ये स्ट्रक्चर है, मैंने एक बेंजीन को इन सारे स्ट्रक्चर्स से क्या किया, एक्सप्रेस किया। सिमिलर बेंजीन को मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हर एक फॉर्म डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एवरी फॉर्म ऑफ अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, बट नन ऑफ इट शोज ऑल द प्रॉपर्टी। कोई भी इनमें से कोई भी कंपाउंड सारी प्रॉपर्टीज बेंजीन की शो नहीं करता है। हर एक कंपाउंड क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इस फिनोमेना को जहां पे हर एक फॉर्म ऑफ ए resonating structure, every form of resonating structure will show different properties of a compound, but none of it shows all the properties of a compound, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं,
अब आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि रेजोनेंस जो होती है ये होती है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। जब रेजोनेंस इफेक्ट होगा तब रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस इफेक्ट हम किसे बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट हम बोलते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को। जब पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, जब ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट, जब इससे कंजुगेशन में इस पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया, तब क्या हुआ? तब मुझे बाकी फॉर्म्स मिली जिन्हें मैंने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा। तब मैं ये बोल सकता हूं कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स से मैं इसे एक्सप्रेस करता हूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट बेंजीन को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। आया समझ? अब जो मेरे पास लास्ट पे जो ये स्ट्रक्चर मिली, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है? इसमें मैंने जो ये डॉट डॉट दिखाया, मैंने ये बोला कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन, वहां पे मैंने एनवायरमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाई, यहाँ पे मैंने ये दिखाया कि हर एक कार्बन पे इस इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है। क्या किया है? इसलिए मैंने ये बोला कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है? अब मैंने यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल ऑफ व्हिच कैन एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड बट नन ऑफ व्हिच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, एंड दिस रेजोनेंस हैपेंस थ्रू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में लिखना है, आप सारी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और ये एग्जांपल आपको डेफिनेटली लिखना है। देखो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड जो ये सेशन चल रहा है, इस आपको एग्जाम में सिर्फ क्या लिखना है? आपको लिखना है रेजोनेंस क्या होती है या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आपको पहले लिखना है कि एक बेंजीन बनाया और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवाई, उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए और इन्हें लिखा कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बस आप इंडक्ट इफेक्ट भी इसी तरीके से आता है कि आप इंडक्ट इफेक्ट बोलो, स्टेबिलिटी बोलो कार्बन कैटायन की क्या होगी थ्रू इंडक्ट इफेक्ट। ठीक, अब आपको मैंने बोला कि हमारे पास ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और हमारे पास जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स ये है कि जब भी हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने, हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉन कम या इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखते हो, पहली बात। दूसरी बात, मोर इज द स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, मोर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा एक कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसे बोलो, जो भी ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगी, दैट इज मोर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टू फॉर्म द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आया समझ? अब अमंग द न्यूट्रल एंड चार्ज, अगर आपके पास देखो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, दैट ए और बी, अगर मुझे बोलना होगा इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मैं बोलूंगा न्यूट्रल वन। क्यों? न्यूट्रल वन जो होता है, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है या चार्जर स्ट्रक्चर होती है, चार्जर वन हर वक्त क्या होती है, वो रिएक्टिव होती है। क्या होती है? उस पर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी वो हमेशा ये इस ख्याल में रहे कि कोई वहां से आए या यहाँ से आए, मैं उसके साथ रिएक्ट करूं। क्या करूं? यानी मैं अगर H पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव के साथ जल्दी बॉन्ड बनाएगा, यानी रिएक्ट करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं न्यूट्रल वन जो होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं, उनमें कोई भी टेंशन नहीं होती है कि किसी के साथ बॉन्ड बनाने की। जो चार्जर वंस होते हैं कि हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हमेशा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में रहते हैं। आया समझ? इसीलिए जो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा क्या होगी, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा जो न्यूट्रल वन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चार्जर वन। और चार्जर अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स है, क्या है मेरे पास, ये 2 स्ट्रक्चर्स है, मेरे पास क्या है, ये 2 स्ट्रक्चर्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बॉन्ड यहां दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब इस पे देखो मेरे पास अगर ये कंपाउंड है, दैट इज CH3 ऑक्सीजन लगा है, ठीक। अब यहाँ पे CH2 के साथ डबल बॉन्ड लगा है, दूसरा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, दोनों न्यूट्रल है। क्या है? दोनों न्यूट्रल है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डालूं और यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज डालूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे किस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे। तो दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो मेरे पास है, दो को मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बोल सकता हूं, और दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है,
इलेक्ट्रॉन बराबर है, बट ऑक्सीजन पे एक पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगी वो ज्यादा स्टेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो स्टेबल होती है। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अमंग चार्जेड रेजोनेंस द वन इन व्हिच नेगेटिव चार्ज रेजाइड्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो अगर मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी बतानी होगी, मैं बोलूंगा ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड वन। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट स्टेबल होती है, वो नेगेटिव चार्ज हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहती है। आया समझ? सो और एक बात कि हायर इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड, यानी मेरे पास जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, एक कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस एनर्जी मींस मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, लाइक देखो पहले हम ये बोलते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। रेजोनेंस एनर्जी मींस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी मेरे पास तीन कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे इन तीन कंपाउंड में मुझे बोलना है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैं ये बोलूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है? जहां पे मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किए तो मैंने बोला ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये या ये? यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल है जिसपे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगी, यानी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो एनर्जी डिफरेंस इन फर्स्ट एंड द लास्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगी दैट विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। अब जिस कंपाउंड की ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। आया यहां तक समझ? यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए कंपाउंड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी एक कंपाउंड की मोर स्टेबल द कंपाउंड विल बी। आया समझ आपको? उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला आपके दो इफेक्ट्स हमारे पास इंडक्टिव इसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, एक इलेक्ट्रोमेरिक, दूसरा क्या होता है, दूसरा एक होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये कौन सा इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट मींस जो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? ये याद रखना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, यानी कंप्लीट ट्रांसफर। पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, one of the bonded atom from a multiple bond to one of the bonded atom in presence of an attacking reagent। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसके लिए आपको अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब क्या है, मैं अटैकिंग रिएजेंट लेता हूँ HCl। आपको पता है ये H पॉजिटिव होगा, ये Cl नेगेटिव होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरीके से इस H पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो हुई, पाई बॉन्ड पहले कार्बन की ओर मूव हुआ, उसके बाद इसने H पॉजिटिव पे अटैक किया, बना क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऑलरेडी दो हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा होगा क्लोरीन। यानी मैंने ये बात बोली कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ फ्रॉम ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। इन दो बॉन्डेड में से एटम्स में से एक एटम की ओर क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि बाकी इफेक्ट्स के डिफरेंस पे जो ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक, इसमें अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है, वरना ये रिएक्शन, वरना ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इस HCl को उठाता हूँ, यानी मैं इसे रिमूव करता हूँ फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो जो रिएक्शन होगी वो वैसे ही होगी जैसी अभी तक हो रही थी, यानी फिर से C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ये डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट पे। ठीक, अब वही मैंने यहाँ पे देखो,
यहाँ पे H पॉजिटिव, इसने H पॉजिटिव पे अटैक किया, यानी कौन सी चीज ऐड हुई इस C डबल बॉन्ड C में? इलेक्ट्रोफाइल। मैं ये बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। ये Cl माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको ये दूर से ही दिख रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिशन, यहाँ पे ये H पॉजिटिव यहाँ ऐड हुआ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ये कौन एक्सप्लेन हमें करता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरी बात मेरे पास ये और हमें एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरीके से ये हमें बताता है? मेरे पास है HCN, क्या है? Cn नेगेटिव H पॉजिटिव। अब होगा क्या, इसमें Cn एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, H पॉजिटिव एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, E प्लस NU। अब होगा क्या, Cn जो है ये Cn क्या काम करता है? ये Cn अटैक करता है कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ की ओर जा रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ की ओर मूव करता है, तो मुझे मिल क्या रहा है? हाइड्रोजन Cn और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? जो ये H, जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज आएगी H पॉजिटिव को लेगा, यहाँ से होगा OH, यानी इट एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफाइल, अभी तक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, कहाँ पे? अक्रॉस कार्बन हेटेरो एटम डबल बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ जब भी कार्बन के अलावा और कोई एटम लगेगा उसे हम कहते हैं कार्बन हेटेरो एटम। यानी मेरे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मैं बोलूंगा कार्बन हेटेरो एटम। कार्बन हेटेरो एटम में क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई। क्या हुई? ये किसने हमें एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास जैसे हमने इसने हमें एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और एक चीज क्या बोली इसने कि हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, यानी दो टाइप्स की, क्या कि एक होगी प्लस ई, दूसरी होगी माइनस ई। यानी जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, यानी जब भी हम बात कर रहे थे इसकी, तो हम यहाँ बोले थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स द जब इलेक्ट्रॉन, जहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स द एटम ऑन व्हिच द रिएजेंट अटैक्स, इस पे इसने रिएजेंट पे अटैक किया, इस पे रिएजेंट ने अटैक भी किया था, जिस साइड से रिएजेंट ने अटैक किया उसी साइड पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसे हम बोलते हैं प्लस ई। क्या बोलते हैं? और हमारे पास दूसरी रिएक्शन ये थी जहां हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इस पे क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर गया, तो हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब इस तरीके से होगी कि when electron displacement occurs in such a way that electron gets in such a way that electron moves on that atom away from the attacking reagent, यानी इस पे अटैकिंग reagent ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव हुआ, तो इसे मैं बोलूंगा माइनस सी। आया समझ? जब अटैकिंग रिएजेंट जिस पे अटैक करे उसी पे इलेक्ट्रॉन भी मूव हो तो उसे प्लस सी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव वहां उस साइड में हो जहां पे इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट अटैक न करे तो उसे हम कहते हैं माइनस सी। क्या कहते हैं? माइनस सी। अब हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब अल्फा कार्बन क्या होता है? बस आपको एक चीज रखना है अल्फा कार्बन के लिए याद, ऐसा कार्बन जो किसी डायरेक्टली अटैच हो एक फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, OH हो, सी डबल बॉन्ड, OR हो, कुछ भी हो, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जब हमारा कार्बन जो लगा होगा डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और जिस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां तक ध्यान रखो। अब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो कार्बन के साथ डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड सी, ये एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है तो वो भी एक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन है, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से इसको हाइड्रोजन लगा लूं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा अल्फा कार्बन के साथ। ये अल्फा कार्बन है। क्या है? अल्फा कार्बन है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन इस CH3 लगाऊं, 2 3 4, यहाँ पे 1 से 3, जो ये कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन होगा, ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक कार्बन जो लगा है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ये होगा अल्फा कार्बन। आया समझ? अब जो होता क्या है, जो हाइपर कंजुगेशन होती है, आपको अब आ गया समझ किस तरीके से होता है। अब मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे हम ये बोलते हैं कितनी एबिलिटी है एक अल्फा हाइड्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी?
एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, उसकी कितनी एबिलिटी है टू अंडरगो कंजुगेशन, कि वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करे, यानी इसकी कितनी एबिलिटी है कि यहां जाए, उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज अगर ये यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से, यानी ये बन जाएगा इसके सी डबल बॉन्ड सी, दो हाइड्रोजन यहाँ पे रहेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे CH3 होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा और नेगेटिव चार्ज, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि कितनी एबिलिटी है एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, यानी इसकी एबिलिटी, इसकी नहीं, इसकी एबिलिटी, इनमें जो भी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी कितनी एबिलिटी है टू अंडरगो कंजुगेशन, कि वो कंजुगेशन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन द एबिलिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू अंडरगो कंजुगेशन विद द एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन मींस पाई एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कौन सा है, सी डबल बॉन्ड सी, तभी ये पार्टिसिपेट करेगा जब इसके सी डबल बॉन्ड सी में क्या होगा, कोई एडजेसेंट कार्बन यानी एडजेसेंट सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा। अब आपको समझ आ ही चुका होगा कि जो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन के लिए सी डबल बॉन्ड सी यानी एक सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी का होना जरूरी है, और इसे हम कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन भी। क्या कहते हैं, सिग्मा पाई, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यानी इसे हम कहेंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी। इसे हम बेकर-नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकर-नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये एक्सप्लेन हमें करता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड कार्बोकैटायन, यानी मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे ये बताना है कि एक अल्कीन स्टेबल है या नहीं है, वो मैं किस तरीके से बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा बाय नोइंग द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं किस तरीके से, अगर मैं मुझे बताना है मेरे पास ये अल्कीन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और मेरे पास दूसरी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और दूसरा ये फर्स्ट है, तीसरा मेरे पास लगा है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और चौथा मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी, CH3, 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 CH3। अब मुझे ये बताना है कि इन अल्कीन्स, इन चार अल्कीन्स में सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सी है, वो मैं बताऊंगा बाय नोइंग द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितनी ज्यादा एक अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी, यानी मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कंपाउंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, यानी इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होंगे जो अल्फा कार्बन के साथ लगे हैं, यानी 6। अब इसमें कितने हैं, कोई भी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 0 है। इसमें कितने हैं, 3, 6, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगी। सो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 4 सबसे ज्यादा, क्योंकि 12 है, उसके बाद 9 वाला 3, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। आया समझ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, और ये एक्सप्लेन करता है अल्कीन, और एक चीज एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या एक हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, कि एक कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको पहले ही बोला कार्बोकैटायन मीन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। अब कार्बोकैटायन किस चीज से स्टेबल होगा, वो तब स्टेबल होगा जब उसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई हो। अब जो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, मेरे पास हाइपर कंजुगेशन जो है, मेरे पास CH3 प्लस है और मेरे पास है CH3 CH2 प्लस है। अब होगा क्या, और मेरे पास है CH3 CH2 CH3 प्लस है। अब मेरे पास और एक है दैट इज CH3 CH2 CH3, यहाँ से और एक CH3, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकैटायन यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये कहाँ पे स्टेबल होगा, जहां पे इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा एटम लगा हो या कोई ऐसा ग्रुप हो जो इसे इलेक्ट्रॉन दे, वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि गरीब बंदा है, गरीब बंदा वहां पे ज्यादा बेचारा ज्यादा स्टेबल रहता है, उसको वहीं पे सुकून रहता है जहां पे उसे ये चाहिए कि भाई मैं यहाँ से अच्छा खासा कहीं पे क्या कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, वहां पे वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो CH3 प्लस है ये अकेला बैठा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो क्या है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे CH2 प्लस है, कार्बोकैटायन है, यानी बट इस कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के साथ CH3 लगा है। CH3 जब हम यहाँ पे बोलते थे, मैंने बोला था कार्बन कंटेनिंग किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर लगे होंगे तो हम बोलते हैं उसे अल्फा कार्बन। यहाँ पे कार्बन के साथ, कार्बन पॉजिटिव के साथ जो ये कार्बन लगा है, मैं इसे भी बोलूंगा अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन या फ्री रेडिकल के साथ जो कार्बन लगे होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं,
कार्बोकैटायंस कहते हैं। सॉरी, उन्हें उनको भी हम अल्फा कार्बन, वहां पे भी हम अल्फा कार्बन को देखते हैं कि अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे हम अगर देखिए, वहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा एक कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे होंगे 0। यहाँ पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? जो यहाँ पे होंगे वो होंगे 6। यहाँ पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे होंगे 9। यानी मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो होगा डी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, कि जितनी ज्यादा क्या होगी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकैटायन इसे कंजुगेशन के थ्रू क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के थ्रू इसे स्टेबलाइज कर रहा है, और जितनी ज्यादा कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेगा उतने हमारे पास क्या बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन से देंगे यानी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज फिर लोकलाइजर नहीं डिलोकलाइजर बन जाएगी। आया समझ? उसके बाद है सिग्निफिकेंस, हम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है एसिडिटी, बेसिसिटी और रिएक्टिविटी भी। और हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये एक्सप्लेन करता है एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी। और हमने ये पढ़ा रेजोनेंस जो होता है स्टेबलाइज मॉलिक्यूल को, जो मैंने बेंजीन दिखाया रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिव, उसी किस तरीके से उसके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबल कर रहा था। और एक बार हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन करता है, और किस तरीके से एक अल्कीन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल होती है। अब आप आ जाओ बॉन्ड। अब मेरे पास देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे पास क्या होता था, जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते थे तो हम ये बोलते थे कि मेरे पास जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अगर मेरे पास ये पेन है, क्या है ये पेन, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस पेन को तोड़ना है, मेरे पास दूसरा बंदा है, मेरा भाई है, अब वो मुझे यही बोल रहा है कि भाई मुझे ये पेन दीजिए, क्या दो? ये पेन दो। अब मेरे पास 2 चॉइसेस है। अगर मेरे पास ये चॉइस है कि मैं उसे पेन तोड़ के दूं, आधा उसे दूं आधा खुद लूं, एक चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि वो मुझे छीने, पूरा पेन उसी का। पहली चॉइस ये है कि मैं उसे तोड़ के दे दूं, आधा उसका आधा मेरा। दूसरी चॉइस ये है कि वो मुझे ये पेन छीने। अब होगा क्या? होगी, दोनों चॉइसेस पॉसिबल है। यहां पे भी हमारे पास, अगर मेरे पास ए और बी, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे ही होगा क्या, अब जो ए और बी है अगर दोनों सेम है, यानी इनमें उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो अगर ज्यादा नहीं है तो सेम होंगे, यानी होमो एटॉमिक, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरीके से मूव करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा कोवेलेंट बॉन्ड का, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेगा जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटने को हम कहते हैं फिशन या क्लीवेज। क्या कहते हैं? अब फिशन और क्लीवेज, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं फिशन और क्लीवेज। अब बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है होमोलाइटिक, दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। अब होमोलाइटिक क्या होता है? होमोलाइटिक मींस व्हेन द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ एटम्स गेट ईच इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरीके से बॉन्ड टूटा कि दोनों एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे एक, यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है तो उसे हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फिशन। दैट इज बॉन्ड ब्रेक्स इवनली, यानी फ्री रेडिकल्स गेट्स फॉर्म्ड। इन दो को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहेंगे? फ्री, यानी it is the involves the breaking of bond in such a way that while the equal sharing of electrons occurs, yeah, bond breaks in such a way that both the atoms get equal electrons. ठीक, इसे हम कहते हैं उस फिशन को, उस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। आपके एग्जाम में होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक विद एग्जांपल्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना और इसे अच्छे से आप करके जाना, बस कुछ नहीं करना है। अगर आप एक यही एग्जांपल ए बी करके फिर यहाँ पे इस तरीके से एरोज डालोगे, एक पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसे हम हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं, यानी फुल हेडेड एरो नहीं, यानी हाफ हेडेड एरो, यानी एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। और दूसरा हमारे पास है कि अगर मेरे पास बॉन्ड इस तरीके से टूटा, यानी फिशन इस तरीके से हुई, यानी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इस तरीके से हुआ कि जो
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यानी जो ज्यादा ताकतवर था, उसने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की ओर ले गया। क्या लिया, खुद की ओर। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की ओर लिया तो हुआ क्या, पूरा बॉन्ड उसी का हो गया। अब जो बेचारा दूसरा बचा, उस पर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज। और उस पर खुद जिसने इलेक्ट्रॉन को पूरा खुद की ओर दबोच लिया, उस पर कौन सी चार्ज आएगी, यानी उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पूरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरा ज्यादा ताकतवर था, उसने पूरा इलेक्ट्रॉन से छीना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, और उसमें हुआ क्या, आयन फॉर्म हुए, जिसे हम एक को कहते हैं कैटायन और दूसरे हम कहते हैं एनायन, आपको पता ही होगा। और जिसमें पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे बोलेंगे, अगर कार्बन होगा तो कार्बन कैटायन, दूसरा जो है जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसे हम बोलेंगे एनायन। और इस फिशन को हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन, यानी बॉन्ड ब्रेक्स इन, इट इज इन्वॉल्व्स द फिशन, इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड इन सच अ वे दैट more strong या more electronegative atom withdraws the whole electron pair towards himself। या हम ये बोल सकते हैं, it involves the breaking of a bond in such a way that one of the atom in a covalent bond accepts the electron pair, accepts the whole electron pair towards himself, उसे हम क्या कहते हैं, and results in the formation of carbon cation या results in the formation of ions, cation and anion, that is known as heterolytic fission। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, A B था, एक इलेक्ट्रॉन इसे लिया, एक इसने। heterolytic fission में क्या होता है, bond breaks unevenly, यानी ions gets formed, that A positive B negative, जो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स लाइक मेरे पास Cl और Cl है, होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, एक पे Cl फ्री रेडिकल, दूसरे पे Cl, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि दोनों देखो, दोनों में से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, दोनों सेम है। जब दो भाई सेम हो तो वो क्या करते हैं, बांट लेते हैं, आधा तुम ले जाओ आधा मैं ले लेता हूँ, हो गया। देखो यानी एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे हम बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन इसे हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। ये एग्जांपल है। दूसरे क्या है, हेटेरोलाइटिक। अब जो यहाँ पे आपको देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए। अब आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देता हूँ। फ्री रेडिकल्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास हेल्पर होना चाहिए। हेल्पर मीन जिसकी वजह से, ये वो हेल्पर नहीं है जो क्या कहते हैं, इससे आप नहीं बोलो कि जो आपको किसी काम में मदद करे, बट यहाँ पे कौन सा हेल्पर है, एक होगा अगर आपके पास हीट है, यानी अगर यहाँ पे ये साइन दिया गया है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी गई है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट है, क्या है, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है, यानी पेरोक्साइड मीन जिसमें पेरोक्सो बॉन्ड हो, OH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है, ओहो बॉन्ड जो प्रेजेंट है, इसे हम पेरोक्सो बॉन्ड कहते हैं। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो फ्री रेडिकल बनेगा। अगर रेडिकल यानी ऑलरेडी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल दिया गया है तो हम ये बोलेंगे कि उसमें क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। या अगर लाइट प्रेजेंट है, लाइट मीन H म्यू, विजिबल लाइट, सनलाइट, अगर किसी रिएक्शन में H म्यू प्रेजेंट है, हीट, H मीन हीट, E मीन इलेक्ट्रिसिटी, L मीन लाइट, या विजिबल लाइट होगी, या अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, सनलाइट होगी, E मीन इलेक्ट्रिसिटी, P मीन पेरोक्साइड एंड R मीन रेडिकल। अगर इनमें से कोई भी यहाँ दिया गया होगा तो आप ये करना, आप क्या काम करोगे, आप इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करोगे कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि जो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास बॉन्ड इस तरीके से टूटा, लाइक मेरे पास HCl है, ये HCl क्या हुआ, HCl जो है ये इस तरीके से टूटा कि इसमें क्लोरीन जो है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें टेंडेंसी होती है, शक्ति होती है इतनी कि खुद सारा इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की ओर ले जाता है और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बना देता है और Cl को Cl नेगेटिव, और इसे हम कहते हैं, यहाँ पे कैटायन और एनायन फॉर्म हुआ, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। उसके बाद कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन। अब मैंने आपको बोला था कार्बन कैटायन जो होते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दैट्स कार्बन कैटायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दैट्स कार्बन एनायन। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कार्बन कैटायन क्या होते हैं, कार्बन एनायन क्या होते हैं। पहले ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला पोर्शन जीओसी का, वहां पे हम ये बोलते हैं जो कार्बन कैटायन होता है ये एक्ट एज करता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी ये रिएक्शन के बिटवीन बनता है, ना कि प्रोडक्ट में। आपको कभी भी कार्बन कैटायन प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। कार्बन कैटायन जो होता है ये रिएक्शन के बिटवीन द रिएक्शन आपको मिलेगा, नॉट इन द प्रोडक्ट्स। पहली बात, इसीलिए हम इसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। आया समझ। अब दूसरी बात जो है, जो कार्बन कैटायन होगा, पहली बात कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी CH3
Cl जो हमें यहाँ पे मिलेगा। पहली बात आपको क्या करना है, CH3 के साथ क्या लगा है, Cl जो है ये ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, यानी इसकी लीविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी है। आपने पढ़ा होगा ये, जिसपे जितनी लीविंग टेंडेंसी होती है उस पे, या जिसमें ज्यादा लीविंग टेंडेंसी जो होगी वो क्या करेगा, जल्दी लीव करेगा। जैसे ये लीव करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खुद साथ ले जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज देगा और खुद Cl माइनस करके बाहर निकलेगा। जो ये CH3 प्लस है इसे मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन। क्या बोलूंगा, जो ये कार्बोकैटायन है इसे मैं क्या इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से क्या मैं इसे लिख सकता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यही मैंने यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अगर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब आप ही बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या नहीं है। इस पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर्स है। अगर मैं बॉन्ड पेयर की प्रॉपर्टीज की बात करूं, 3 बॉन्ड पेयर्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट बनाने के लिए इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। क्या ऑक्टेट है, यही प्रॉपर्टी को आपको कुछ नहीं करना है। कार्बोकैटायन में अगर आपको कार्बोकैटायन कार्बो एनायन का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ 3 बॉन्ड होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज होगी। फिर इसी स्ट्रक्चर को देखना है कि क्या क्या हो सके। इसमें 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन मीन ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बस लिखो इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मींस ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी लिखो, ये इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन इट विल, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। अब हाइब्रिडाइजेशन भी आप वहीं से देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन मीन कि इसके कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 है, तो होगी दैट विल बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। भाई ये प्रॉपर्टी आपको क्या है, रटने नहीं है, बस आपको कोई चीज रटनी नहीं है, बस इस कंपाउंड को देखो और बोलो, खुद ब खुद लिखो। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। उसके बाद अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, या क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक मीन जिसमें कोई, अगर आप करंट पास करोगे तो ये करंट पास नहीं करेगा, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन वो उतना क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कि ये डायामैग्नेटिक भी होगा, क्या होगा, बस ये चीजें इसमें लिखनी है। हाइब्रिडाइजेशन लिखी, ज्योमेट्री लिखी, इलेक्ट्रोफिलिक लिखा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिखी, और ये क्या है, ये चार्जड इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, चार्जड इलेक्ट्रोफाइल। और आप ये बोलोगे कि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, रिएक्टिव मीन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये किसी के साथ बेचारा चाहता है कि मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जल्दी जल्दी बॉन्ड बनाऊं। आया समझ, यहाँ तक आया, आपको आया समझ। अगर मुझे, अब क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकैटायन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे, सर कार्बोकैटायन वहां पे ज्यादा स्टेबल है जहां पे क्या है, जहां पे इस कार्बोकैटायन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। देखो अब होगा क्या, अगर कोई बंदा बेचारा ये है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी जेब खाली है। दूसरा बंदा ऐसा है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज तो है, यानी जेब तो खाली है, बट महीने बाद उसे पैसे मिल रहे। ठीक, अब तीसरा बंदा ऐसा है कि एक वो महीने के बाद पैसे भी लेता है, यानी वो कोई जॉब कर रहा है। तीसरा, उसी के साथ साथ वो क्या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, यानी कोई और जॉब पार्ट टाइम में कर रहा है। यानी वो 2 साइड से, बेचारे के पास पैसे नहीं है बट फिर भी 2 साइड से पैसे कमा रहा है, यानी वो जो 2 साइड से पैसे कमा रहा है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। क्या होगा, उन 2 से वो ज्यादा स्टेबल होगा। वही है कार्बोकैटायन मीन इलेक्ट्रॉन लेस है, कोई पैसा नहीं है, खाली बैठा है, जेब खाली है, कुछ नहीं है इसके पास। अब आ गया दूसरा वाला बी, बोल रहा है भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है बट मेरे पास क्या है, तो एक जॉब है CH3 जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या करे, अब पूरा स्टेबल तो नहीं हूं, फिर भी खाना खा रहा हूं, 2 टाइम का खाना खा रहा हूं। अब तीसरा बंदा है, तीसरे बंदे के साथ क्या है, एक वो जॉब भी कर रहा है, महीने वाला जॉब भी कर रहा है, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। यानी जो जिसपे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने, जितने ज्यादा ग्रुप लगेंगे जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब मुझे बताओ, ए जो है ए CH3 है, दूसरा वाला ये इसे कार्बोकैटायन खाली बैठा है, दूसरे में एक ग्रुप है ये CH3 इसे इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा,
इसे इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसमें है, यानी प्लस आई से भी देगा प्लस एच से भी देगा। अगर मैं बोलूं इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये प्लस आई भी दिखाएगा प्लस आई भी दिखाएगा, दो साइड से प्लस आई है दो साइड से प्लस एच है, यहाँ पे एक साइड से प्लस आई प्लस एच भी है, यहाँ से कोई ना प्लस आई है ना प्लस एच है, तो कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा? जिसमें जहाँ पे इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा होंगे या जहाँ पे प्लस आई ज्यादा होगा, वो कौन सा होगा? वो सी होगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सो ये क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी। बस यही आपका एग्जाम में लिखना है, कुछ भी नया नहीं लिखना है, बस ये देखना है कि कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे कम हो रही है, और ये स्टेबिलिटी कहाँ पे बढ़ रही है, वो थर्ड में हो रही है, थर्ड में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है वो कम हो रही है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। अब आ जाओ, ये कार्बोकैटायन, मेरे पास कार्बोकैटायन जो है, मेरे पास जो कार्बोकैटायन है, अब अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, तो किसके साथ? यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखा सकता है, दैट इज ये यहां से आयोडीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ये बन सकता है सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यानी अब आप देखो आयोडीन ने क्या किया, आयोडीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने अपना नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसने इसे इसके साथ बॉन्ड बना के इसे स्टेबल कर दिया। यानी कार्बोकैटायन हमेशा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, दैट आयोडीन, फ्लोरीन, CH3 उनके साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसने क्या किया? अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मींस हमारे पास क्या है, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, क्या है ये कंपाउंड। अब होगा क्या? अगर आप देखोगे मेरे पास ये कंपाउंड जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। अब होगा क्या? जो मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से एनहांस करूं, इंक्रीज करूं, उसे हम रीअरेंजमेंट में पढ़ते हैं। यानी मैं अगर इस तरीके से इन एटम्स को रीअरेंज करूं जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, जो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगे हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे अगर ये कार्बन इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं, जिसे हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या कहते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, या 1,2 फिनाइल शिफ्ट करके आप इसे रीअरेंज करोगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ इस CH2 ग्रुप की ओर शिफ्ट हुआ क्या? जो ये कार्बन था, ये अपनी जगह पहला कार्बन CH3, जो ये कार्बन है इसके पास इसके साथ एक CH ग्रुप, और जो वो कार्बन था उसके पास 2 हाइड्रोजन से अब तीसरा हाइड्रोजन भी आ गया, वो स्टेबल हो गया। यानी अभी तक इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये कार्बन, इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसके पास कितने बॉन्ड आ गए? 3 बॉन्ड, एक ऑलरेडी कार्बन के साथ बना रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। अब ये बेचारा बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अगर मुझे आपको बोलना होगा ये स्टेबल ज्यादा है या ये स्टेबल, आप बोलोगे सर अगर हम हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे या इंडक्टिव से देखेंगे, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सिर्फ ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से 2 ये भी इसे इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव के थ्रू, ये भी इसे इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव के थ्रू, ये इसे 2 हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कार्बोकैटायन है ये। दैट इज बाय रीअरेंजमेंट मैंने इसकी स्टेबिलिटी क्या की? इंक्रीज कर दी, उसे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। रीअरेंजमेंट आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से भी हो सकता है, 1,2 फिनाइल से भी हो सकता है, या 1,2 मिथाइल से भी हो सकता है। अब आपने ये वो सारी 1,2 हाइड्राइड, फिनाइल, मिथाइल, या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, अगर आपने ये अभी पढ़ा भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कौन से किस टॉपिक पे की आपको जरूरत है, तो मैं उस पर आपके लिए एक लेक्चर जरूर बना दूंगा। अगर नहीं तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद कार्बेनियन है, कार्बेनियन मीन्स मेरे पास CH3 है, दूसरा ये है CH3, CH2 है, और तीसरा मेरे पास यानी मेरे पास ही CH3 है। पहले हम देखेंगे कार्बेनियन होता क्या है। कार्बेनियन मीन्स कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ ऐसे ही, जैसे ही मैंने बोला CH3 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, या इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है? ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है
तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे आप ये बोलो, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 1 है। सो स्टेबल ऑक्टेट है, तो मैं ये बता सकता हूँ ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन बनाओ, कितनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? दैट विल बी sp2। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पैरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। अगर इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामिडल है तो ये क्या है? ये रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो रिएक्टिव है, न्यूट्रल नहीं है ना। जिसमें भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो रिएक्टिव होती है, बट ये रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें क्या बताना होगा? अगर मुझे इसमें बतानी होगी कि क्या ये स्टेबिलिटी, व्हाट कार्बन कैटायन और कार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी आती है, क्या ये स्टेबल है या नहीं, तो मैं ये बताऊंगा। मेरे पास A है, मेरे पास ये B है, तीसरा है मेरे पास CH3, CH2 नेगेटिव, और ये है। अगर मुझे इन तीनों में स्टेबिलिटी बतानी होगी, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीनस इसके पास 3 हाइड्रोजन और 1 नेगेटिव चार्ज, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर है, फिर से इसे एक और बंदा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बेचारा अनस्टेबल होते जा रहा है। ये बोल ऑलरेडी मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मुझे इन इलेक्ट्रॉन का करना क्या है? इसके पास ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब ये और कोई आपके पास क्या है? आपके पास कोई बोतल है, उसमें पानी फुल है, अब फिर से उसमें पानी डाल रहे हो, वो उस बोतल से आप क्या पानी साइड में गिर रहा है। अब वही जो इसे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे के प्लस H से या प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस वजह से इसे और अनस्टेबल कर रहा है। फिर से यहाँ पे 2 ग्रुप इस कार्बोनेट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑलरेडी ये स्टेबल है, फिर से इलेक्ट्रॉन दे लेगा कहां से इलेक्ट्रॉन? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन से देंगे, इसे और स्टेबल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, यानी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। जैसे ही ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, हम ये बोलेंगे सबसे ज्यादा A स्टेबल होगा, उसके बाद B, उसके बाद C। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग। और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो कंपाउंड्स है, यहाँ पे मेरे पास जो कंपाउंड एक है, ये CH3 पॉजिटिव, दूसरा है CH3 CH2 पॉजिटिव, तीसरा है CH3 CH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, देखो अब मुझे यहाँ पे बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन के थ्रू। यानी मेरे पास पहले इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में मैंने आपको दिखा कि किस तरीके से वो इसे इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं। अब होगा क्या, जिस तरीके से कार्बन दैट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फिर वो और एक कार्बन से अटैच हो या किसी के साथ अटैच नहीं हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे कार्बन किसी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो मैं इसे बोलूंगा ये प्राइमरी कार्बन है। कार्बन अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन से हम टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, ये खाली है, तो इसे मैं बोलूंगा प्राइमरी कार्बन, क्योंकि अगर ये और एक के साथ भी जुड़ा होता तो मैं फिर भी इसे प्राइमरी कार्बन बोलता। कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन, दैट विल बी टर्शियरी कार्बन। कार्बन अटैच्ड टू अदर कार्बन इज द प्राइमरी कार्बन। अगर इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन में स्टेबिलिटी बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइमरी कार्बन इन केस ऑफ कार्बन एनायन ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। इन केस ऑफ कार्बन कैटायन मैं ये बोलूंगा टर्शियरी कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। आया समझ? बस आपको कुछ नहीं करना है, यही एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखने। कार्बोकैटायन, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बोली कि क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड पेयर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्या है, वही चीज आपको लिखनी है। और फिर स्टेबिलिटी लिखनी है कि किस तरीके से हम इसे स्टेबल कर पाएंगे। तो बाकी चीजें क्यों देख, आपको पता ही है कि हम सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा, ऑलरेडी ये शायद 1.5 घंटे 2 घंटे का बन गया है। तो अगर हम सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करेंगे या सारी चीजें मतलब जो भी आपके लाइक रिंग एक्सपेंशन है, रिंग कंट्रैक्शन, वो चीजें डिस्कस करेंगे, तो जो आपके एग्जाम में आते भी नहीं है, बट जो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम या पिछले वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक, अब मुझे ये बताओ कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज ये हमने देखा अभी।
अब हमारे पास क्या है, यही जो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मड ड्यूरिंग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जो हमने देखा C2H5Br, यानी इस तरीके से होगा CH3CH2, यहाँ पे Br लगा होगा। Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, ये बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, यानी इस यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, अब जो हमारे पास C आपने देखा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं NaNH2, तो होगा क्या, ये NaNH2 के पास लोन पेयर होता है, ये इसको इस बेस कार्बन के साथ, बेस देखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है ये ध्यान में रखना। बेस एक ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, किससे देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना हाइड्रोजन को देता है उसे बोलते हैं बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना ऐसा एटम और ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे रहे, कार्बन को, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये याद रखना, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और इसने क्या किया, जैसे इसे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन ने डोनेट किया किसे, CH3 ग्रुप को, बनाया CH3 माइनस और क्या बनाया NH3, यानी NH3 इसने ये NH3 पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट किया, यानी जो यहाँ पे मिला इसे हम कहेंगे कार्बेनियन, इसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। आया समझ। अब हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, आइसोमेरिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसको इतना मजा आता है ना पढ़ने में, अगर आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, और बहुत मतलब जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना आइसोमेरिज्म में, वो है आइसोमेरिज्म होता क्या है। पहले हम इसकी कभी कभी यही आता है, व्हाट एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम, बट उनमें डिफरेंस कहां पे होती है, उनमें डिफरेंस होती है कुछ प्रॉपर्टीज में। किसी में एक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, किसी में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। वो हम अभी देखेंगे टाइप्स में कि किस तरीके से इनमें से क्यों प्रॉपर्टीज, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज क्यों होती है। आप ये याद रखो, आइसोमेरिज्म जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन एट लीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप इतना भी लिखोगे, या आप ये भी लिख सकते हो, these are the organic compounds having similar molecular formula but different in their physical and chemical properties, जिनके molecular formula सेम हो but physical और chemical properties में difference हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। and those compounds are known as isomers, जो different compounds होंगे जिनमें molecular formula सेम होगी but compound इनमें physical और chemical properties different होगी, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इनमें जो डिफरेंस होगी देयर विल बी डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस होगी, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं। एक टाइप आती है चेन आइसोमेरिज्म, क्या आती है, चेन आइसोमेरिज्म। और एक टाइप आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्या आती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और एक आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या आती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एक आती है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और एक आता है टॉटोमेरिज्म। ठीक, और एक आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो हमारे पास पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अब मैंने पहले ही बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो ये सारी टाइप्स है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स है। अब इनमें क्या होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगी। ठीक, मेरे पास दो कंपाउंड्स है, देखो मेरे पास इसकी एग्जांपल जो है वो एक ये है, 4 कार्बन है। अब इसी को मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूं,
देखो इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी डिफरेंस देयर इज ओनली डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, इसे मैं कहूंगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन देयर कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस होगी। लाइक मेरे पास 1 2 3 5 कार्बन है, इसी में इस तरीके से भी लिख सकता, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन देयर कार्बन चेन लेंथ, इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, यानी मेरे पास कंपाउंड जो है वो ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी 1 2 3 4 कार्बन है बट देयर इज डिफरेंस इन देयर साइक्लिक एंड एसाइक्लिक सेगमेंट। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी साइक्लिक एंड एसाइक्लिक सेगमेंट में डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसे हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसी में इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मेरे पास 1 2 3 पर 5 कार्बन वाली चेन है, तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन भी सेम है बट देयर विल बी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या होती है, जो एसाइक्लिक पार्ट होता है उसमें एक पाई बॉन्ड डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, फिर वो साइक्लिक बना सकती है, जिसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पढ़ती है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिंग चेन आइसोमर्स दीस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन देयर साइक्लिक एंड एसाइक्लिक सेगमेंट, इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे आइसोमर्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज, उसमें डिफरेंस कहां पे होती है? डिफरेंस कहां पे होती है? पोजीशन ऑफ ग्रुप्स में डिफरेंस होती है। देखो यहाँ पे CN सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे अगर मैं देखूं यही से मैं ये करूं तो इस साइड से आ रहा है, यहाँ से इस साइड से सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से इस साइड से थर्ड पोजीशन पे है, तो इसे मैं बोलूंगा देयर इज सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, उसे हम कहते हैं क्या? यहाँ पे जो पोजीशन है, इन ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारे जो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके साइड में जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनमें डिफरेंस होती है। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी डिफरेंस इन द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द बाइवैलेंट कंपाउंड्स। अटैच यानी मेरे पास क्या है, बाइवैलेंट मीन्स जो दो, जिनमें दो वैलेंसी हो, दो बॉन्ड्स बना सकते हैं इजीली से, NH है या O है, इस तरीके से S है, ये सारे बाइवैलेंट कंपाउंड्स है। क्या है? बाइवैलेंट कंपाउंड्स है। तो मैं ये बता सकता हूं, ये यहां से किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, तो अगर मुझे आपको बताना होगा मेटामेरिज्म, मैं इसे क्लीन करता हूं, अगर मुझे मेटामेरिज्म को एक्सप्लेन करना होगा तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरे पास अगर ये है CH बॉन्ड हो, मेरे पास एक साइड से CH3 लगा है, दूसरी साइड से CH3 लगा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, H बॉन्ड हो, CH2 CH3, यहाँ से क्या है CH3, तो ये दो कंपाउंड जो है ये मेटामेरिज्म, मेटामर्स। क्या है? मेटामर्स किस तरीके से, अगर आप देखोगे इस साइड से दो CH3 से दो कार्बन एटम है, यहाँ से एक कार्बन एटम है, जिस साइड से एक कार्बन है यहाँ से दो कार्बन एटम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जितने कार्बन यहाँ उतने कार्बन यहाँ, बट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, यानी दो साइड से जो अल्काइल ग्रुप उनमें डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म। बस सिंपल टर्म में ये याद रखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो दो साइड से अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं उनमें क्या होगी, उनमें डिफरेंस होगी। देयर विल बी डिफरेंस इन अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द बाइवैलेंट कंपाउंड। बाइवैलेंट मींस ये याद रखना, अगर मेरे पास OH है तो ये मोनोवैलेंट है, अगर मेरे पास SH है ये मोनोवैलेंट है, अगर मेरे पास NH2 है ये मोनोवैलेंट है, बट अगर मेरे पास NH है ये दो बॉन्ड बना सकता है, इसे मैं बाइवैलेंट कहूंगा। मैं अगर मेरे पास S डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से ये बाइवैलेंट है। क्या है? बाइवैलेंट है। आया समझ? इसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके बाद मेरे पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म मीन जहां पे क्या हो, ऑसिलेशन या माइग्रेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम हो रहा हो, ऑसिलेशन या माइग्रेशन ऑफ क्या हो, मोनोवैलेंट एटम की माइग्रेशन हो। यहाँ पे क्या होता है? ऑसिलेशन या माइग्रेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन याद रखना, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में माइग्रेशन हो रही है। ये माइग्रेशन 1-2 माइग्रेशन भी हो सकती है, 1-3 माइग्रेशन भी हो सकती है। 1-2 में मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है मेरे पास, इसके साथ H लगा है। ये क्या करेगी, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सॉरी
एक सेकंड, इसको छोड़ दो आप। मेरे पास क्या है इस तरीके से, हाँ ये ठीक था। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बना रहा है इस तरीके, ये 1 to 2, यानी ये हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से इस नाइट्रोजन की पोजीशन से कार्बन की पोजीशन पे माइग्रेट किया इसने, तो मेरे पास जो कंपाउंड मिला दैट इज सी, यहाँ से होगा हाइड्रोजन अटैच। तो इसे मैं बोलूंगा यहाँ पे जो माइग्रेशन हुई दैट इज 1-2 ऑसिलेशन हुई या 1-2 माइग्रेशन। इस सिस्टम को हम कहते हैं डायाड सिस्टम। ये आप इंशाल्लाह आपने पढ़ा होगा, डायाड सिस्टम क्या होता है, ट्रायाड सिस्टम क्या होता है, 1-2 सिस्टम क्या बनाता है, 1-3 सिस्टम क्या बनाता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। बट फिर से आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस सिस्टम को जहाँ पे 1-2 ऑसिलेशन या माइग्रेशन ऑफ एटम हो तो उसे हम कहते हैं डायाड सिस्टम। और दूसरी बात क्या होता है, अगर मेरे पास इस तरीके से यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या हो, CH3 लगा हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा हो, यानी C, एक सेकंड, मेरे पास क्या है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अब होगा क्या, यहाँ से लगा है C, सॉरी एक सेकंड, मेरे पास क्या लगा है COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है C, हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से CH3। अगर मुझे होगा क्या मेरे पास ये कंपाउंड है और मेरे पास कंपाउंड क्या है, ये है कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड है लाइक CH2 क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन। अब होगा क्या 1, 2, 3, इसने इस हाइड्रोजन ने फर्स्ट पोजीशन से डायरेक्ट थर्ड पोजीशन पे माइग्रेट किया, तो जो मुझे कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा इस तरीके से। दैट अगर इसने माइग्रेट यहाँ किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, इसके बाद जो मुझे कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH2, यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है, अब इसकी पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड ने क्या की, खत्म की। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, कीटोन प्रेजेंट था, क्या था कीटोन, यहाँ पे इनॉल है। बट जो कीटो इनॉल, इसे हम कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या हुआ, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में 1-3 माइग्रेशन ऑफ या 1-3 माइग्रेशन या 1-3 ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ। आया समझ। अब कीटो इनॉल की भी हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेन करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है कि कीटो इनॉल में कौन सा प्रोडक्ट कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा इनॉल फॉर्म क्यों स्टेबल होता है, कब स्टेबल होगा कब नहीं होगा, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। बट आपने इंशाल्लाह पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आपको फिर से ये चीज एक्सप्लेन हुई कि टॉटोमेरिज्म क्या हुआ, माइग्रेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन सी माइग्रेशन पॉसिबल है। तो अब हमारे पास है स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यहाँ तक हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमने रिंग चेन पढ़ा, हमने पढ़ा पोजीशन, हमने फंक्शनल हमने शायद अभी नहीं पढ़ा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगी कंपाउंड की वो सेम होगी। क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगी वो सेम होगी, बट देयर विल बी डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होगी, डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनमें फंक्शनल ग्रुप्स की डिफरेंस है। यहाँ पे एसिडाइड लगा है, यहाँ पे साइनाइड लगा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे हम बोलते थे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगी, बट डिफरेंस कहाँ पे होगी, देयर विल बी डिफरेंस इन देयर विल बी डिफरेंस कहाँ होगी, देयर विल बी डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। जो अरेंज होगा, अरेंजमेंट जो होगी स्पेस में, या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो होगी वो डिफरेंट होगी, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन याद रखना, these are the organic compounds having same molecular formula, same structural formula, but there is only difference in their arrangement of atoms or groups in space। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या बनता है हमारे पास, और बनता है हमारे पास जियोमेट्रिकल के साथ क्या बनता है,
ज्योमेट्रिकल के साथ क्या हमारे पास बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनमें क्या होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट देयर इज ओनली डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। पोजीशन, एटम्स की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंस होगी। लाइक मेरे पास दो एटम्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको और दो चीजें याद रखनी है। ज्योमेट्री टू शो द जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। सो हम ये बोलते हैं कि दिस आर ओनली शोन बाय द कंपाउंड्स इन विच सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एम, या मेरे पास है एन डबल बॉन्ड एल जैसे कंपाउंड सी ये शो करते हैं, या सी डबल बॉन्ड ओ जैसे कंपाउंड सी शो करते हैं, जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होती है, वही कंपाउंड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं, मेरे पास ये दो कंपाउंड है, एक है ये CH3 Cl Cl CH3, दूसरा क्या है, दूसरा है C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 Cl Cl। अगर आप इन दो कंपाउंड्स को देखोगे, इन दो कंपाउंड्स में दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जितने क्लोरीन दो इसमें लगे हैं, दो इसमें, दो CH3 ग्रुप इसमें, दो CH3 ग्रुप इसमें। अब डिफरेंस कहां पे है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, देखो स्ट्रक्चर भी सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस है पोजीशन ऑफ एटम्स। यहाँ पे दो क्लोरीन एटम एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्या है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन प्रेजेंट है, जहां पे दो CH3 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे ये ट्रांस आइसोमर है। क्या है, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप सिमिलर साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम सेम साइड पे प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे सिस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस ट्रांस देखते हैं, यानी पोजीशन एटम अगर दो सेम एटम्स एक ही साइड में प्रेजेंट है तो इसे सिस कहेंगे, अगर दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। आपको आया समझ। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये होता है वो कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगी, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगी, बट देयर इज ओनली डिफरेंस इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइजर लाइट। यानी बट डिफरेंस का उपयोग, बट देयर विल बी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, ओनली बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइजर लाइट। आपको पता ही होगा कि प्लेन पोलराइजर लाइट किसे कहते हैं, आपने पढ़ा ही होगा जब भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, किस तरीके से प्लेन पोलराइजर लाइट बीम ऑफ लाइट हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म के थ्रू या CA के थ्रू या कैल्साइट के थ्रू, वो फिर उसकी जो वेवलेंथ होती है उसमें क्या होता है, किस तरीके से वो क्या करते हैं, उसकी वेव वाइब्रेशन जो होती है वो एक ही साइड में मूव करती है, जहां से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, या एनोन्शियोमर है, डायस्टेरियोमर है, वो आप सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। बट यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, बट देयर विल बी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइजर लाइट। एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरे पास दो कंपाउंड्स है, एक ये है, इसे हम बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। क्या है, टार्टेरिक एसिड। यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और दूसरा ये है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा, अब यहाँ पे COH है। ये टार्टेरिक एसिड है, जो ये जैसे ही मैं इसके सामने मिरर रखता हूँ, यानी जैसे ही मैं इस टार्टेरिक एसिड के सामने मिरर रखता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है ये दो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, हमारे पास कंपाउंड कायरल होना चाहिए। कायरल के लिए आपको पता ही है कि डिफरेंट फोर ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, या हमारे पास एसिमेट्रिक होना चाहिए, डायसिमेट्रिक होना चाहिए, फिर तब कोई कंपाउंड क्या शो करता है, या रिजॉल्वेबल होना चाहिए, तब कोई कंपाउंड क्या हो सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट थी, प्लान ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लान ऑफ सिमेट्री, एक्सियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो हम ये बोलेंगे उसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट प्लान फॉर द लाइट इज डिफरेंट, सो इन्हें कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो ये दो आइसोमर्स है, ये ऑप्टिकली आइसोमर्स है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं प्लेन पोलराइजर लाइट में। जैसा हम ये बोलते हैं कि ये दो टू कंपाउंड्स आर
What? These two compounds are optically isomers. क्यों हम वहां पे DL बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो या RS बोलते हैं, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की है क्लास में। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, यहाँ तक हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, पर इसके आगे भी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत सारी चीजें हैं। लाइक हमारे पास है कन्फर्मेशन है, लाइक इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में कम आती है, बट आपको फिर भी क्या करना है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा बन गया है, तो आप उन चीजों को अच्छे से खुद रिवाइज कीजिएगा घर में। और जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको, बस अगर आप अभी तक भी इस वीडियो के साथ जुड़े हो, सो थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि आप अभी तक भी आपकी सीरियसनेस आपको यहाँ तक लेके आई है इस वीडियो के एंड तक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है और दो कंपाउंड्स जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मींस जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल मींस जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मींस जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे BF3, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। या AlCl3, ये क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव चार्जड इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये चार्जड है। हमेशा बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन, सर इलेक्ट्रोफाइल मीन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, नहीं, कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगी, क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसे लगता है कि ये कंपाउंड क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट कम, इनकम्प्लीट, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के साथ। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये चार्जड इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, यानी ये हमेशा चाहता है कि मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊं, इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी जिसमें उसके साथ बॉन्ड बनाऊं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ये इलेक्ट्रॉन की सीकिंग में, यानी इलेक्ट्रॉन की नीड में हमेशा रहता है। कौन? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। उसके बाद होता है जिसमें हमारे H पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, AlCl3 है, ये क्या है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, चार्जड इलेक्ट्रोफाइल है, H पॉजिटिव चार्जड इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मींस जो न्यूक्लियस से लव करता हो, यानी जिसमें क्या है, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज होगी, ये न्यूक्लियस में ऑलरेडी क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये एक्सेस इसमें ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमेशा चाहता है कि मैं उसके किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ बॉन्ड बनाऊं जिसमें इलेक्ट्रॉन दूं, क्या करूं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज C का पॉजिटिव चार्ज होता है कि मैं उसके साथ बॉन्ड बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड के साथ बनाऊं, हमेशा बॉन्ड बनाऊं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो, मैं उसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करूं, उसे इलेक्ट्रॉन्स दूं, उसे बोलते हैं प्रोटॉन। यानी जिसमें न्यूक्लियस में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस में हमने देखा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है उसके साथ बॉन्ड बनाने की। यानी हम ये भी बताएं, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकते हैं, अब ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, NH2 इस पे लोन पेयर है, या OH इस पे लोन पेयर है, इस तरीके, यानी जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, या चार्जड हो सकते हैं। चार्जड मीन Cl माइनस, Br माइनस, Br माइनस नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करती है, या लोन पेयर रिप्रेजेंट करता है, इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। बस ये याद रखना। लाइक OH माइनस है, NH3 है, Cl माइनस है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। फिर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रोफाइल जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी तो वो क्या, वो एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होगी तो वो एक्ट करते हैं लिविस एसिड्स। क्या करते हैं, एक्ट लिविस एसिड्स। और जैसे न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम जो होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है देने की, अब वो एक्ट करते हैं बेसिस। क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं लिविस बेसिस। कौन से बेसिस, लिविस बेसिस। एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास CH3Br है, लाइक CH3Br प्लस OH माइनस, ये क्या करता है काम, CH3Br प्लस OH माइनस क्या करता है, ये CH3Br लीव करता है, ये बनाता है ये, इसे हम कहते हैं यहाँ पे जो है ये
CH3 कार्बोकैटायन बन गया, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो ऑलरेडी OH है, ये OH करेगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, बनाएगा CH3OH। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिल गए, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑलरेडी चाहता था कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिए और इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब आप देख रहे हो कि जैसे OH न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, CH3Br जो है ये क्या एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल, CH3Br क्यों इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ये यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है। या मैंने आपको समझाने के लिए इसे तोड़ा पहले, क्योंकि Br अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, बट यहाँ पे भी क्या है, जो Br है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ पे पोलरिटी क्रिएट करेगा, यहाँ ये क्या करेगा, पोलर बनाएगा इसे, ये खुद पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर विड्रॉ करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज देगा, जिससे OH यहाँ पे भी इजीली से इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। बट आपको समझाने के लिए मैंने इसे तोड़ा पहले, CH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, उसके बाद CH3 पॉजिटिव ने OH ने यानी न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड बनाया। आया समझ? यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। और ये होता है हमारा जो GOC है, GOC में हमने पहले पढ़ा IUPAC, उसके बाद GOC का सेकंड पार्ट पढ़ा हमने, उसके बाद दैट इज कार्बन का ये हमने इंडक्टिव रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, उसके बाद हमने कार्बन इंटरमीडिएट या कार्बोकैटायन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी किस तरीके से प्रॉपर्टी सारी पढ़ी, उसके बाद हम पहुंचे आइसोमेरिज्म पे, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किए। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हो। बाकी ये आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की दिखा रही है एंड यू विल ग्रो वेरी मच इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप अभी भी इस वीडियो पे टिके हो ना, तो ये आपकी ये कैपेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं कि यू विल डू वेरी वेरी गुड इन योर लाइफ। क्या पता आपके अल्लाह बचाए आपके कल बोर्ड में मार्क्स कम आ जाए, फिर भी मुझे 100% यकीन है, क्योंकि कोई बंदा अगर 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो उस कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली वीडियो देख रहा होगा, न कि आज पहली बार बैठा है। पहले दिन कोई भी एक वीडियो कंटिन्यूसली नहीं देखता है। अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो कंटिन्यूसली मेहरबानी करके कंटिन्यूसली 2-2 3-3 घंटे बैठने की, क्या अगर लेक्चर्स नहीं है तो बुक्स को रिवाइज करो, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करो, बट किताबों पे बैठो, जिससे आपका हैबिट बन जाएगा। जब तक इंशाल्लाह आप किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छे NIT IIT किसी GMC में जब तक ना आपका एडमिशन हो जाए। बाकी thank you so much for the today's lecture.